हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और मैं चर्चा करूंगा बाज़ारों के बारे में। और सबसे पहली जो चर्चा मैं आपके साथ करूंगा वो ऐसी चर्चा है जो आपके मन में भी आ रही होगी। मन में क्या विचार आ रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। आप लोग रोज़ न्यूज़ जो है देख रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और आपको लग रहा होगा कि यार फंडामेंटली हमारी जो इकोनॉमी है वो ठीक कर रही है, अच्छा कर रही है। जो भी हमारे पास जो डेटा आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे शेयर बाजार नीचे क्यों जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह कि पिछले 3 महीने से जो स्मॉल कैप और मिड कैप की जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनको लग रहा है कि यार जो भी पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं वो तो चल नहीं रहे, कुछ चुनिंदा शेयर्स चलते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है वो जो शेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आपके पोर्टफोलियो में से 2 शेयर्स चलते हैं तो 3 गिर जाते हैं, अगले दिन उसमें से कोई 2 और चलते हैं तो 3 या 4 नीचे चले जाते हैं। बट कुल मिलाकर पिछले 2 से 3 महीनों के दौरान जो है आप लोगों के जो पोर्टफोलियो है वो नॉर्मल केसेस के अंदर, मैं सभी केसेस में नहीं बोल रहा, बट मेजोरिटी केसेस के अंदर जो पोर्टफोलियोज है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। और आप लोगों के मन में ये ख्याल जो है कचोटता होगा और वो यही है कि फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं और बाजार नीचे आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइएगा मैं इसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि बाजार तुरंत रिएक्ट नहीं करता है। जब मैं आपके साथ चर्चा करता था कि देखिएगा फंडामेंटल से इतने इंप्रूव नहीं है लेकिन टेक्निकली सेटअप अच्छा है, अब उसका बिल्कुल विपरीत है। फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे और जो अब टेक्निकल सेटअप है वो थोड़ा सा वीक है, तो जो मंदी की तरफ जो है हमारे बाजार को लेके जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जो एफआईआईज के फ्लोज हैं वो अब नेगेटिव है और आज भी वो फ्लोज नेगेटिव ही नज़र आए, लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार जो है बाइंग कर रहे हैं। अब इस पूरी चर्चा के दौरान एक जो फंडामेंटल रीजंस है जो मुझे लगता है कि बाकी सारे फंडामेंटल रीजन के ऊपर हावी होगा वो है इन्फ्लेशन। और देखिएगा अभी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है यूएस का भी अभी उसके डेटा आज ही पेश हुए नवंबर मंथ के, तो वो एक्सपेक्टेड था कि 0.5 आएगा, वो बढ़कर हो गया 0.8। और पूरे साल भर का जो डेटा है वो 9.6 हो गया। तो बाजार जो उम्मीद कर रहा था उससे ज़्यादा वो डेटा आ गया, जिसकी वजह से यूएस के मार्केट के अंदर भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखा जा सकता है। और ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ये वर्ल्ड वाइड चलने वाला है। अब इंडिया भी देखिएगा इससे अछूता नहीं रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ओपन इकोनॉमीज़ हैं और वर्ल्ड के अंदर जो ओपन इकोनॉमीज़ हैं उनका जो असर होगा वो यही होगा कि गाय बगाए जो है इन्फ्लेशन आपके बाज़ारों में भी हावी होंगी। और आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो डेटाज हैं वो भी अच्छे आए हैं, इंपोर्ट भी बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, चाहे वो इंपोर्ट के साइड में या एक्सपोर्ट के साइड में। हालांकि देखिएगा इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ा है एक्सपोर्ट के मुकाबले में, लेकिन वो हालांकि एक तरीके से आपको जो है गैप जो है ट्रेड का वो दिखाएगा कि हाँ भाई ट्रेड डेफिसिट आपका है। लेकिन उनके बावजूद भी जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्यों है महत्वपूर्ण मैं अभी आपके साथ चर्चा करता हूँ। देखिएगा, जब भी आप ब्याज से पैसा उठाते हैं तो ब्याज में जब पैसा उठाते हैं तो बैंक आपको अगर ज़्यादा ब्याज देता है तो आप लोग जो है दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब आपको बैंक से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो आप लोग दूसरी जगह निवेश करने के जो है रास्ते ढूंढोगे। और उस समय पर देखिएगा रियल एस्टेट, गोल्ड या हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वहाँ पर नज़र आती हैं। और जब भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं तो शेयर बाज़ार के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा आता है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट या इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का जो डर होता है तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। सिमिलरली जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी सेम लाइन के ऊपर जो है हमारे बाज़ारों को सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि इन्फ्लेशन आने वाली है और इंडिया भी जो है उससे अछूता नहीं रहने वाला है। तो उनको जो फंड मिलेंगे, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ से उनका इन्फ्लो कम हो सकता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जब कंपनीज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो पैसा उठाती हैं तो उसका जो असर होता है वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर होता है। यानी कि जिन कंपनीज की बैलेंस शीट लीवरेज्ड है वहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो उनको पे करना पड़ेगा, जिसकी बदौलत जो है आपको प्रॉफिट कम होंगे। तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर आपकी एक इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी। तो एक ये रीज़न आपके सामने है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो कंपनीज नए प्रोजेक्ट या जो नई फाइनेंसिंग के लिए जो
रास्ते ढूंढेगी तो वहाँ पर भी उनको डेट जो है महंगा मिलेगा, और जिसकी वजह से आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए। तो कंपनीज़ के प्रॉफिट्स जो है उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कंपनी के प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ता है तो आप लोग जानते हैं कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो पूरा जो इंटरेस्ट का माहौल है वो इस तरीके से अगर कंपनी के एंगल से देखें तो भी आपको जो है निराश करता है। दूसरा, इन्वेस्टर्स की अपॉर्चुनिटीज़ के एंगल से देखें तो भी निराश करता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे होते हैं तो बहुत सारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है बिजनेसमैन के लिए होती है। यानी कि जो डिपॉजिटर्स पैसा डालते हैं उस पैसे को सस्ते रेट पे उठाकर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसे लगा के पैसे कमाता है, और वो जो स्थिति होती है वो देश के अंदर एक जीडीपी ग्रोथ के लिए जो है अच्छा जो है फेवरेबल मानी जाती है, अच्छी हम कह सकते हैं कि अच्छे रास्ते खोलती है। इसके साथ साथ तीसरा रीज़न ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट और भी होता है, वो होता है वैल्यूएशंस का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जब कंपनीज अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करती हैं कि जो पैसा उधर उठाने की जो कॉस्ट होती है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो इक्विटी इन्वेस्टर्स भी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। जिसकी बदौलत जो कंपनी की प्रॉफिट्स तो हैं वो कम होते हैं, लेकिन जब WACC बढ़ती है तो कंपनीज की जो वैल्यूएशंस वो भी नीचे की तरफ आती हैं। और जो बहुत सारे जो विद्वान रहे हैं जिन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ाया, मोदी गिलियानीज एंड मिलर्स या बाकी जो भी आप देखेंगे जिन्होंने डिविडेंड थ्योरी दी या बाकी थ्योरीज दी, तो उन सभी विद्वानों ने एक ही बात मानी कि अगर WACC बढ़ेगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, तो वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो रिड्यूस होगी। हालांकि उनकी कुछ ट्रेडिशनल थ्योरीज थी वो इसके साथ जो है मैच नहीं करेंगी आपको। और इस तरीके से नॉर्मल केसेस के अंदर आज के बाज़ारों के अंदर अगर हम जो फेवरेट्स जो मॉडल्स हैं, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल को भी अगर हम ध्यान रखें जहाँ पे रिस्क और रिवार्ड के अंदर बीटा का जिक्र होता है, तो उन पैरामीटर्स को भी देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से बीटा जो है वो बढ़ जाता है। कंपनी के अंदर जो शेयर्स प्राइस है वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, और वो भी यही बात बोलती है कि कंपनी की जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी तो कंपनी की वैल्यूएशंस कम हो सकती है। तो इन सब पैरामीटर्स की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं और इंडिया की भी जो मार्केट है वहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हम ऊपर से देख चुके हैं, जबकि फंडामेंटली कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्योंकि जब रिजल्ट्स आए थे तो देखिएगा जो शेयर्स के प्राइस 10-10% के अपर सर्किट लग रहे थे वो अब वहाँ से 20-20, 25-25% नीचे आ गए। चाहे उसमें आप ICICI बैंक की बात करिएगा, कोटक बैंक की बात करिएगा, या बाकी बैंकिंग स्पेस में बाकी शेयर्स की बात करिए, या इवन जो बाकी IT फर्म्स हैं उनको देखिएगा, जो IT कंपनीज थी, हालांकि उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो असर है ये US के बाज़ारों में भी है, यूरोप के बाज़ारों में भी है, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर भी है, तो हम भी उससे छूते नहीं हैं। तो ये एक रीज़न्स है। जब आप किसी भी मिड कैप या स्मॉल कैप के शेयर्स का चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि 50 से 60% जो शेयर्स हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर वो अपने टॉप से करीबन 25 से 30% नीचे हो गए। और यहीं पर देखिएगा पेशेंस जो है इन्वेस्टर का टेस्ट होता है, और यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर सबसे खास बात होती है कि बहुत बार आपके चीज़ें आपके फेवर में नहीं काम करती है, तब भी आप उस चीज़ के साथ बने रहते हैं या डर जाते हैं। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर सबसे खास बात है। तो आज की ये जो चर्चा है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके बाद आज का जो पूरा एनालिसिस है, मैं आज की इंटरेस्ट का जो असर है शेयर बाजार पर किस तरीके से पड़ता है, ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की। अब आज का डेली एनालिसिस इस वीडियो के बाद आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।